Hey, good morning. This is Sakshi. Today is 11th April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's start reading. The first article today is not much important. You should know who this person Rana is. Basically, he's a terrorist of the infamous 26/11 Mumbai attacks of 2008, as we know. So, yes, he has been extradited to Delhi from the US and he has been arrested by NIA, National Investigation Agency of India. So, this is it, nothing much about it. This is a very controversial and sensitive topic और competitive examinations में ज़्यादातर ऐसे जो topics होते हैं वो नहीं आते हैं. So, you can surely skip that. Now, coming to this one, we can see that what China has done is that it has restricted the imports of Hollywood movies. तो अब ट्रेड मूवीज़ में भी इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया. तो ठीक है, लोग कह रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है इसका बहुत ही मिनिमल होगा, बट स्टिल चाइना हैज़ डन दैट. ओके, सो हेयर this says something about RTI, Right to Information Act. So this is an upcoming amendment to the act. So since this is upcoming, we will deal with it once it comes out. So you can surely skip this. पढ़ने का यही तरीका होता है कि जिस चीज़ को बाद में कवर किया जा सकता है उसको एक ही बार कवर करें, पूरा कवर करें. अभी कोई न्यूज़ अगर अपकमिंग है तो उसे आराम से छोड़ा जा सकता है, अभी पढ़ने का कोई काम नहीं है उसे. सो नाउ हियर इज़ अ स्टेटमेंट बाय इंडिया ब्लॉक कि जो भी प्रोविजंस डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है, जिसको हम लोग DPDP बोलते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2023 या 24 में आया था आई गेस. तो हाँ, उसमें जो भी ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि डाइल्यूट करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन को, उसे स्क्रैप कर देना चाहिए. तो ऐसे किसी का भी जो स्टेटमेंट होता है हमारे लिए वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. पर यहाँ पे ये मैंने इसलिए मार्क किया हुआ था बिकॉज अभी DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद ये आर्टिकल 200 हो गया, फिर RTI हो गया, एक्स्ट्राडिशन लॉ, एविएशन से रिलेटेड जितने भी अभी 2-3 लॉज जो नए आए हैं, मैंने पास्ट वीडियोज़ में बताया उनके बारे में. तो हाँ, वो सारी चीज़ें, अभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही हैं लीगल वर्ल्ड में. तो इन सब के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कुछ ना कुछ. ओके, एक्स्ट्राडिशन लॉ भी है इंडिया का एक 1962 का. तो एक्स्ट्राडिशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. एक्स्ट्राडिशन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. जैसे कोई क्रिमिनल है, वो राना था, तो मान लीजिए वहाँ पे उसने इंडिया की टेरिटरी में ये टेररिस्ट वाला काम किया राना ने यहाँ पे, और ये क्राइम करके वो US चला गया. तो अब वो क्रिमिनल है तो उसे मतलब प्रोसीडिंग्स के लिए इंडिया तो आना पड़ेगा ना. उसको अगर हमें कॉन्विक्ट करना, मतलब उसका ट्रायल के लिए भी, टेररिस्ट गया तो उसे छोड़ तो नहीं देंगे, तो उसे वापस लाएंगे अपनी कंट्री में. उसके लिए ही ये एक्स्ट्राडिशन होता है कंट्रीज़ के बीच में. बेसिकली इंडिया और US के बीच में भी जो है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है. उसी ट्रीटी के अंडर में ये जो राना है ये वहाँ से यहाँ इंडिया लाया गया है. तो इन द सेम मैनर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इसलिए भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि बांग्लादेश के लोग भी ये ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना इंडिया में है तो उनका एक्स्ट्राडिशन करके उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाए. तो हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो शेख हसीना जी को भेजा जा सकता है. तो खैर, इसलिए जो है एक्स्ट्राडिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. तो मेक श्योर टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट इट. कमिंग हेयर, तो हमें दिख रहा है कि सेंटर जो है वो उनका जो PM पोषण स्कीम चलता है उसमें अपना उन्होंने योगदान बढ़ाया है, जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसे बढ़ाया है. सबसे पहले तो ये जानना है कि ये PM पोषण स्कीम है क्या आखिर. तो इसके अंडर में क्या होता है, बेसिकली जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, है ना, पुअर बच्चे, उन्हें 1 टाइम का हॉट मील उन्हें सर्व किया जाता है स्कूल ही में.
वो चीज़ जो है ना, वो यही पीएम पोषण स्कीम के अंडर में आती है। तो गवर्नमेंट इससे लगे हाथ अपना ड्यूटी फुलफ़िल कर लेता है। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, बहुत बच्चे तो सिर्फ खाने के लिए भी स्कूल जाते हैं। तो मान लीजिए खाने के लिए भी अगर वो स्कूल जा रहे हैं, नॉलेज तो उन्हें मिली जा रही है ना, साथ में उन्हें एक टाइम का खाना मिल जाएगा। खाना में ऐसा मेक श्योर किया जाता है, ऐसा इंश्योर किया जाता है कि पीएम पोषण पता चल रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट्स हों खाना में, हेल्दी खाना मिले उन्हें। तो हाँ, ये चीज़ गवर्नमेंट फुलफ़िल करती है इसे। अब ये पीएम पोषण स्कीम के माध्यम से आपको एक चीज़ जानना है कि ये जो स्कीम है ना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब कि इसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है, पर साथ में स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें सेंटर ने अपना जो कंट्रीब्यूट करती थी सेंटर पीएम पोषण स्कीम में, उसे बढ़ाया है सेंटर ने। पर देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी, ओके आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, पर हाँ यहाँ पे ऐसा लिखा है कि स्टेट्स जो है ना वो फ्री हैं, वो अगर अपने से भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो इस फंड में वो खुद से भी ऐड ऑन करके पीएम पोषण स्कीम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बच्चों को अपने हिसाब से भी खाना खिला सकते हैं। डिपेंड करता है कि हर स्टेट जो है वो कितना खुद के हिसाब से कितना स्पेंड वो करना चाहता है, कितना ज़रूरी है, बिकॉज एवरी स्टेट हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट, तो मुझे ये बताना था कि पीएम पोषण जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर मतलब थोड़ा सा फंड वो सेंटर देगी और फंड जो है कुछ फंड स्टेट का भी यूज़ होगा। ऐसी स्कीम्स जो हैं बेसिकली किस किस टॉपिक्स में होती हैं, तो ऐसे इश्यूज़ में ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि स्टेट लिस्ट में हो या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में हो। बेसिकली ऐसी चीज़ें जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कुछ रोल प्ले कर सके। स्टेट लिस्ट में तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं उससे स्टेट को डील करना है, पर हाँ सेंटर उसमें भी मदद करता है, बिकॉज सेंटर इज़ मोर पावरफुल इन इंडिया, राइट। सो उसमें भी मदद करता है सेंटर। उसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो ठीक है, उसके अलावा एक और टाइप होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कहते हैं इसे। ये स्कीम्स जो है ना ये 100% जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही फंड की जाती है और ये उन इश्यूज़ पे होती है जो कि यूनियन लिस्ट में होते हैं। सो यस, दैट वाज इट, ये जानना था इसके बारे में। इसके अलावा ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है। धारावी इज़ बेसिकली अ प्लेस इन महाराष्ट्र। ये एक स्लम एरिया है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये इसके बारे में आपको जान लेना भाई। इसमें भी एक डेवलपमेंट आया है कि 256 एकड़ जो है एक्स्ट्रा लैंड जो है वो डिवोट किया गया इस चीज़ के लिए, धारावी के डेवलपमेंट के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के केस में जो जजमेंट आया, ये हम लोग देख रहे हैं जब से जजमेंट पास हुआ है डेली इसमें 2-3 आर्टिकल्स आ ही जाते हैं इसके ऊपर। तो इसी से पता चलता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये साइंस के पेज में बहुत ही बेसिक सा हमें यहाँ पे इशू एक दिख रहा है कि अर्ली स्क्रीनिंग जो है वो ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशन वी नो व्हेन अ वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट, तो वो जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है उसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो उस टाइम में फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं एंड व्हाट नॉट। तो उसके कारण जो है डायबिटीज़ भी हो जाता है। गेस्टेशन के टाइम में ज़्यादातर फीमेल को जो है डायबिटीज़ हो जाता है। तो उसके लिए अर्ली स्क्रीनिंग ज़रूरी है, मतलब पहले से स्क्रीनिंग करा कर रखें। हेल्दी फ्यूचर मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी, क्योंकि अगर वाइल अ विमेन इज़ प्रेग्नेंट तो उस वक्त उसको अगर डायबिटीज़ होगा तो उसका कुछ ना कुछ असर चाइल्ड पे भी पड़ेगा, और वो डिलीवरी होगी तो उस वक्त में जो असर पड़ेगा वो अलग चीज़ है, वो मदर को भी हार्म कर सकता है। तो हाँ, अर्ली स्क्रीनिंग ज़रूरी है मदर और चाइल्ड दोनों के प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज़ से? गेस्टेशनल डायबिटीज़। इसी चीज़ के बारे में बता रहे इस आर्टिकल में। चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना बहुत ही नॉर्मल आर्टिकल है, छोड़ा भी जा सकता है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडोर एयर पॉल्यूशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज हमें कोई भी लेट्स बी ऑनेस्ट, जब कोई भी एयर पॉल्यूशन की बात करता है तो हमें क्या दिखता है?
रोड है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, काला काला धुआं निकल रहा है सब जगह, सांस नहीं लिया जा रहा, घुटन लग रहा है, ठीक है वो एयर पॉल्यूशन है, बट वो आउटडोर है। इंडोर भी एक टाइप का एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये आर्टिकल जो है ये उसी से डील कर रहा है, इसे ज़रूर पढ़ लें एक बार, ये अच्छा आर्टिकल है। तो उसके बारे में यहाँ बताया है कि इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है वो बेसिकली होता क्या है। इंडोर बोलते हैं या फिर इसको हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ सॉलिड फ्यूल्स फॉर कुकिंग। बेसिकली रूरल एरियाज़ में तो जैसा हमें दिखता है कि मिट्टी का चूल्हा चौका, उस पर खाना बन रहा है, लकड़ी जलाई जा रही है, तो उससे इंडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है। एयर क्वालिटी विद इन एरिया, जो कि इंसान को जो रह रहा है उस घर में उसे दिक्कत करे, एयर क्वालिटी विद इन एंड अराउंड बिल्डिंग्स, उसे भी इंक्लूड किया जाता है इस इंडोर एयर पॉल्यूशन में। तो हाँ, ये भी पढ़ा जा सकता है, आर्टिकल अच्छा है। बाकी हम लोग मेन एडिटोरियल पेज में आ चुके हैं। तो ये जो एडिटोरियल ये टेक्निकल है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है इसमें। ये डील कर रहा है लिमिटेशन से, और इन्हें इस आर्टिकल को जिसने लिखा है वो एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल एडिटोरियल। तो यहाँ पे बेसिकली जो राइटर है अपने 2 पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला कि हमें अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है किस चीज़ से, जो भी अभी डिबेट वगैरह चल रहा है पॉपुलेशन के बेसिस पे वगैरह, वहाँ से हमें अपना फोकस जो शिफ्ट करने की ज़रूरत है व्हाट इट मीन्स टू रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब सही मायने में एक इंसान रिप्रेजेंट कैसे करेगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इसके ऊपर। और ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जैसे कि स्ट्रेंथनिंग 3rd टियर, मतलब लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए ऐसा। तो इसमें शॉर्ट में हमें पता चलेगा कि इनका क्या पॉइंट है। बाकी हम लोग यहाँ से इसको रीड भी करेंगे। स्टार्टिंग में उन्होंने वही बताया, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 जो डील करता है, ये जो है ये लोकसभा राज्यसभा के लिए जो होता है डिलिमिटेशन, उससे डील करता है। लोकसभा के लिए आई एम सो सॉरी, ओनली लोकसभा। एंड देन दिस 170 दिस डील्स विथ विधानसभा, है ना, स्टेट असेंबली। तो उसी चीज़ का है, इन्होंने इसे लुडिक्रस कहा है, मतलब रिडिक्यूलस कहा है, एक तरह से रिडिक्यूलस फ़नी है कि लोग कह रहे हैं आस्किंग पीपल टू मल्टीप्लाई रैपिडली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें टू डील विथ फियर ऑफ बीइंग आउट नंबर्ड। साउथ के जैसे अभी तमिलनाडु वगैरह बहुत ज़्यादा इशू उठा हुआ है अभी डिलिमिटेशन का, कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो हमें, हमारी तो पॉपुलेशन कम है, नॉर्थ के स्टेट्स यूपी बिहार इन सब में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमें जो है बहुत कम सीट्स मिलेंगी। इस हिसाब से लोकसभा में हमारा बहुत कम सीट रहेगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम रहेगा, हम पे कोई ध्यान देगा या नहीं, हमारे इश्यूज़ कौन उठाएगा, ब्ला ब्ला, ये सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। तो उसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने ये लिखा है। हाँ, तो इन्होंने एक बात कही है कि आयरॉनिकली कि वो लोग जो कि गवर्नमेंट को हमेशा से एक्यूज़ करते आए हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का पालन नहीं करते, उनके साथ नहीं चलते, अब वही लोग गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डेंस में काम मत करो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज कि जब भी सेंसस कंप्लीट होगा तब एलोकेशन ऑफ सीट्स करना है नया, है ना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल सारा बता दिया गया है, अभी उसको डेफर कर दिया गया है 2026 तक, तो वही सारी चीज़ें बताई हुई है। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, सो आई गेस आई कैन स्किप दिस। तो हाँ, इन्होंने फिर अब ये यहाँ पे एक चीज़ एक्सेप्ट करी है कि ये जो मैथमेटिकल अप्रोच है डिलिमिटेशन का, कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन देते हैं, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा सीट्स उतनी ज़्यादा, तो नहीं मतलब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा तो सीट उतनी ज़्यादा, हाँ ऑफ कोर्स, राइट सही है। तो हाँ, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा सीट्स उतनी ज़्यादा, जैसे यूपी है, कितना बड़ा एरिया है उसके पास, और प्लस पॉपुलेशन भी बहुत है, सीट्स भी बहुत है उसके पास लोकसभा की, तो यही पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो वही राइटर ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि ये जो मैथमेटिकल अप्रोच है ना, ये सच में बेनिफिट करता है ऐसे स्टेट्स को जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू रेस्ट। बाकी यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, यू कैन स्किप दिस, हमारे काम की नहीं है। बाकी यहाँ पे इन्होंने वही बताया कि हमें इंक्रीज़ देखने को मिला नंबर ऑफ़ सीट्स में, पर हमें ऐसा कोई फॉर्मूला मिला नहीं है आइडियल
पॉपुलेशन के लिए कि हाँ इतना ही पॉपुलेशन होगा तो यहाँ से एक आदमी निकल के जाएगा जो कि लोकसभा में इस एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसा एक हमें आइडियल पॉपुलेशन नहीं मिला है जिसके लिए एक मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा खुद को लोकसभा या विधानसभा में। तो ये बता रहे हैं, ये ड्रॉबैक्स बता रहे हैं बेसिकली। तो ओके, फिर अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन को तो भले ही चूज़ किया गया था प्राइमरी प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन के लिए, पर अदर कंसर्न्स भी हैं जैसे कि जोग्राफिकल कंसर्न होगा, पॉलिटिकल बाउंड्री से रिलेटेड। पर पॉपुलेशन को इसलिए लिया गया बिकॉज ये हमें सिंपलेस्ट क्राइटेरिया दिखा उस वक्त का, इंश्योर करने का यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, वन वोट वन वैल्यू, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पीपल हमें जहाँ दिखे उसे ही हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया। फिर इधर सेम नंबर ऑफ पीपल दिखे उसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया। बेसिकली इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमने ऐसा किया ताकि ज़्यादा डिफरेंस ना क्रिएट हो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बीच में। पर एक क्वेश्चन है जिसको अभी भी डिबेट करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ कि व्हाट डज़ इट मीन टू रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है। अब जैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है तो उस रिप्रेजेंटेटिव एक ही आदमी है ना, वो उसका वेट इस मायने में थोड़ी इस चीज़ पर थोड़ी डिपेंड करता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, ज़्यादा हैं कम है, उसका वेट कितना, वो नहीं, वो तो एक ही आदमी है ना, तो वो अपना रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। बाकी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो साइज़ है वो उसके अदर फंक्शंस को भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछना, डिबेट में पार्ट लेना। तो ये लोकसभा है, विधानसभा है, ये सब इसी चीज़ के लिए है ना, बिल्स आते हैं, डिबेट होता है, लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत। तो हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूंसी का जो साइज़ है इन चीज़ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ जो है राइटर कह रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने आगे कहा है कि मोर ओवर ऐसा है कि एक नॉर्मल सिटीज़न अपने लाइफ में कितनी बार अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए डायरेक्ट लोकसभा या विधानसभा गया हो, कोई नहीं जाएगा, इट्स नॉट लॉजिकल। तो हम अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है रिलाई करते हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट पे, है ना, ये लोकल गवर्नमेंट्स जो है। तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि हम लोग ये जो थर्ड टियर है इसे एम्पावर करें, इसे बेटर करने की कोशिश करें। तो बस यही इन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि इनके हिसाब से कि ये जो इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है पॉपुलेशन को, इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। अब टाइम बदल चुका है, देश काफ़ी आगे आ चुका है, इसे मॉडर्न करने की ज़रूरत है, ऐसा हमारे राइटर साहब ने यहाँ पे कहा है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, चाहे तो आप पढ़ लें इसे। बाकी ये फिर से गिग वर्कर्स के राइट से रिलेट करता है। गिग वर्कर्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्कशन, डिबेट जो है हाल ही में चल रहा है। हमें अगर देखें तो हर 2-3 हफ्ते में इस पर एक ना एक कुछ न्यूज़ आर्टिकल आते ही रहता है। सो वही इसमें घिसा पिटा बात है फिर से कि रोबस्ट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स लाए जाएं जो कि वर्कफोर्स और सेक्टोरल चेंजेस जो हो रहे हैं उनके रिलेशन में भी वो खुद को एडजस्ट कर सकें। पर हाँ, इनका यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि रिलाइंग ऑन पीसमेल अप्रोच, यानी पीसमेल अप्रोच मतलब छोटे छोटे ऐसे कुछ एक्शंस लेना जिनका उतना ज़्यादा हमें आउटकम नहीं मिल रहा है देखने को, है ना। पेटी अप्रोच यानी छोटा छोटा एक्शंस लेना, वो छोड़ के हमें एक यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन या फिर हमें टारगेटेड सपोर्ट देना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा काम करके नहीं होगा। We need to do something big for social security of these workers. ओके, ठीक है। तो ये भी काफ़ी नॉर्मल आर्टिकल था, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। बाकी ये फिर से वही आ गया राना वाला। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वही मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 26 नवंबर 2008 का, उससे रिलेट करता है। ज़्यादा इसे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आरबीआई ने जो हमारा 6% कर दिया है रेपो रेट को घटा करके 6.25 से 6% कर दिया है, तो उसके ऊपर है ये आर्टिकल। इसमें बता रहे हैं राइटर कि ये ऐसा इंडिकेट करता है कि हो सकता है फ्यूचर में भी हमें फर्दर रेट कट्स देखने को मिले। तो हाँ, इसका आपको
इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि रेपो रेट अगर घटाया तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैं आपको शॉर्ट में ही समझा देती हूँ, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है। एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है एक्सिस बैंक। ओके, तो एक्सिस बैंक को अगर एक लोन चाहिए होगा आरबीआई से, आरबीआई ने इसे लोन दिया। अब एक्सिस बैंक जो है अपना लोन रीपे तो करेगा ना कभी। रीपे करने पे एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। तो वैसे ही एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंक भी एक इंटरेस्ट पे करेगा आरबीआई को, उसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट को घटा दिया गया है, यानी कि अब एक्सिस बैंक को पहले जितना इंटरेस्ट देना पड़ता था उससे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब इसके लिए लोन लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इसे उतना ज़्यादा लौटाना नहीं पड़ रहा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ेगा हमारे इकोनॉमी में। कैसे? अब इसके लिए पैसे लेना ज़्यादा आसान है, तो आरबीआई से पैसे लेगा, फिर नॉर्मल पब्लिक जितनी भी है सबको पैसे बांटेगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान है लोन देना और लोन को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा, आराम से पैसा पहुंचने लगेगा उनके पास, मनी सप्लाई जो ही बढ़ेगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन आएगी। क्योंकि अब पहले मेरे पास 100 रुपये थे, अब मेरे पास 200 रुपये हैं। तो पहले अगर कोई चीज़ मुझे 50 रुपये का देता था, मुझे बहुत पसंद है वो चीज़, ठीक है 50 रुपये का मैं ले लेती थी, अब उसका दाम बढ़ा के 55 कर दिया। और मुझे इतना पसंद है वो चीज़, मैं पैसे अभी भी दूंगी ना, क्योंकि पैसे की कमी तो है नहीं, पैसे तो मैं आराम से दे सकती हूँ। तो हाँ, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, तो लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे, इस वजह से इन्फ्लेशन आएगा। तो हाँ, ये इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए। बात की ये जो आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आया है ये भी बेकार ही है, कुछ पढ़ने लायक है नहीं। ये ग्राफ वगैरह दे दिया है, 179 कंट्रीज़ पे इन्होंने रिसर्च करी है। 2024 में क्लोज्ड ऑटोक्रेसी 20% थी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी 31% थी। तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पढ़ने लायक नहीं है। और यहाँ पे भी जो है फूले, तो वो ज्योतिबा फूले के बारे में बताया गया है। ये भी स्टैटिक जीके से रिलेट करता है। बिजनेस पेज पे आ गए तो ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है, इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 0.7% से डिक्रीज़ कर चुका है। तो ऑफ कोर्स अभी जो हमें इतना सारा इकोनॉमिक डिस्रप्शन दिख रहा है पूरे दुनिया में, उससे भी रिलेटेड है ये। हाँ, यहाँ पे है कि चाइना का युआन, वहाँ की करेंसी है, वो अभी लो चल रही है। तो इससे ये रिलेटेड है कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कुछ कर लिख दिया है यहाँ पे, इसमें से ऐसी कंट्रीज़ जो कि ज़्यादा डिस्कशन में रहती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। रशिया हो गया, इसके अलावा इज़राइल हो गया, यूक्रेन हो गया, ये सारी जो जगह है ये कुछ ज़्यादा डिस्कशन में है। पर हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारों का आप नहीं देखोगे, जो भी ज़्यादा डिस्कशन में उसे ही देख लिया, यूएस का ही देख लिया, भाई यूएस का यूएस डॉलर है, मेरे को पता है, हो गया एग्ज़ाम मेरा। नहीं, ऐसा नहीं होता, पता सबका होना चाहिए। यूके का पाउंड है तो ये पता होगा बहुत सारे लोगों को। पर एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसा करेंसी पूछता है जो कि ज़्यादा लोग देखे ना हो, या फिर नेम डिफ़िकल्ट हो, याद ना रहे, आलस के कारण लोग उसे छोड़ दे। जैसे इज़राइल का ये शेकेल है, किसको नाम याद रहेगा इसका, पर याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ईरान का रियाल, टर्की का लीरा और लायरा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, जापान का येन। तो हाँ, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, अपना वो जो काउंटर टैरिफ लगाने वाले थे यूएस पे, यूएस ने इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया सब पे, तो ईयू ने एक अपना प्लान तैयार किया कि वो लोग भी काउंटर टैरिफ लगाएंगे। पर सिंस द यूएस हैज़ पॉज्ड द वर्ल्ड टैरिफ्स फॉर द नेक्स्ट 90 days, सो यूरोपियन यूनियन हैज़ डन द सेम, उसने भी 90 days के लिए पॉज कर दिया। तो यही है, डिस्कशन का रूम इन्होंने छोड़ा है बेसिकली। यूएस ने भी इसलिए रोका है अपना कि इतना जो 90 days है इसमें डिस्कशन करेंगे थोड़ा इधर उधर से, फिर कुछ देखा जाएगा, इसलिए ईयू ने भी रोक दिया है ताकि नेगोशिएशन हो, बातें कुछ पता चलें, उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन लें। सो दैट्स इट।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।